अब तक हमने देखा कि हिकारू, जो कि असली हिकारू है भी नहीं, वो खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो सबसे अच्छे से पेश आता और ऐसा दिखाता जैसे वही असली हिकारू है। हिकारू योशिकी और अपने बाकी दोस्तों को वीकेंड पर अपने घर बुलाता है ताकि सब मिलकर मजे कर सकें। रात में जब हिकारू को पता चलता है कि ओसाकू को उसकी असलियत के बारे में मालूम हो चुका है कि वो असली हिकारू नहीं है, तो वो उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन सही समय पर योशिकी वहां आ जाता है और हिकारू ओसाकू को छोड़ देता है। हिकारू किसी की जान लेने वाला था, ये देखकर योशिकी पागल होने लगता है और अब उसका इस नकली हिकारू पर से भरोसा उठने लगा था। उधर तनाका और ताकेदा घर में आए हुए थे क्योंकि उन्हें वहां पर एक श्राइन मिली थी। तनाका ने उसी बॉल पर अपना खून लगाया और उस बॉल को श्राइन पर फेंक दिया ताकि श्राइन के नीचे जो भी हो वो बाहर निकल आए। हालांकि ताकेदा उसे ऐसा करने से मना कर रहा था, पर चाहता तो वो भी यही था कि यहाँ जो कुछ भी है उसके बारे में उन्हें सच पता चले। लेकिन वहां से कुछ भी बाहर नहीं निकलता और तनाका उस बॉल को वहीं फेंककर चला जाता है। हिकारू को किसी की जान लेते हुए देखकर योशिकी सीधा अपने घर लौट आया और वो उसी के बारे में सोचकर रो रहा था कि आखिर हिकारू ऐसा कैसे कर सकता है। वो ये बात भुला ही नहीं पा रहा था। फिर अचानक वो उठता है और अपना फोन निकालकर अपने माँ और पापा की फोटो देखने लगता है। फोटो देखते हुए वो माँ पापा से माफी मांग रहा था। अगले दिन योशिकी खुद हिकारू को लेने उसके घर पहुंचता है और ऐसे बर्ताव करता है जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। योशिकी को ऐसे देखकर हिकारू को और भी अजीब लगता है कि आखिर वो इतना शांत कैसे है, जबकि पिछली रात वो बिना कुछ कहे चला गया था। योशिकी का मूड ठीक करने के लिए हिकारू उससे कहता है कि आज उनका सिंगिंग कंपटीशन है, जिसके लिए पूरी क्लास काफी समय से तैयारी कर रही थी। तो योशिकी को क्या लगता है कि क्या वो लोग जीतेंगे या सबके सामने नाक कटवाएंगे, क्योंकि उनके सर ने भी कह दिया था कि तुम लोगों से कुछ नहीं होने वाला, तो तुम लोगों को जो करना है करो। योशिकी बिना कुछ कहे चलता जा रहा था, तो हिकारू भी चुप हो गया। तभी योशिकी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो हिकारू से कहता है कि आज स्कूल बंक करते हैं। वो चाहता था कि आज दोनों स्कूल ना जाकर पूरा शहर घूमे। ये सुनकर हिकारू सरप्राइज हो गया क्योंकि योशिकी ने पहले कभी भी स्कूल बंक करने के लिए नहीं कहा था। इधर स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन की जोर शोर से तैयारी चल रही थी। सब बच्चे अपने अपने काम में लगे हुए थे और क्लास में भी सिर्फ सिंगिंग कंपटीशन की ही बातें हो रही थी। लेकिन यूकी ओसाको से कहती है कि हमारी क्लास के लड़के पूरे पागल हैं, क्योंकि ये लोग सिंगिंग कंपटीशन को डांस कंपटीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यूता, जो हर काम के लिए एक्साइटेड रहता था, वो सिंगिंग प्रैक्टिस छोड़कर डांस करने में लगा हुआ था। और साथ ही यूता कह रहा था कि हम सिर्फ डांस ही नहीं बल्कि रैप भी करेंगे। यूता की ऐसी बकवास देखकर यूकी और ओसाको दोनों का दिमाग खराब होने लगा। तभी दोनों लड़कियां नोटिस करती हैं कि हिकारू और योशिकी अब तक स्कूल नहीं आए थे, जो कि बहुत अजीब था क्योंकि दोनों कभी छुट्टी नहीं करते और ऊपर से आज उनका सिंगिंग कंपटीशन था। उधर योशिकी और हिकारू ट्रेन में बैठकर कहीं जा रहे थे। हिकारू को अजीब लग रहा था कि वो दोनों आज स्कूल बंक कर रहे हैं, लेकिन योशिकी उसे कहता है कि वो इसकी टेंशन ना ले, आज के दिन वो दोनों सिर्फ मजे करेंगे। योशिकी के मुंह से ये सब सुनकर हिकारू को अच्छा तो लगा, लेकिन साथ ही उसे योशिकी का बर्ताव कुछ अजीब लग रहा था। हिकारू को अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत गड़बड़ है। उधर योशिकी के पापा अपने काम पर थे और उनके साथ उनका एक सहकर्मी भी था। दूसरी तरफ योशिकी की माँ और उसकी बहन कार से कहीं जा रही थी। इधर योशिकी हिकारू को लेकर एक जगह पर पहुंचा। योशिकी चुपचाप चलता जा रहा था, तो हिकारू उससे पूछता है कि हम यहाँ करने क्या आए हैं। असल में योशिकी हिकारू को मूवी दिखाने लाया था और ये मूवी हिकारू की फेवरेट मूवी थी। स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन शुरू हो चुका था। सबसे पहले दूसरी क्लास की बारी आती है। उन्हें देखकर यूकी कहती है कि ये लोग तो काफी अच्छा गा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि यूता का डांस और रैप इनके सामने टिक पाएगा। पिछली रात जब योशिकी ने हिकारू को ओसाको की जान लेते हुए देखा था, तब वो बिना कुछ कहे चुपचाप अपने घर चला गया था। घर पहुंचकर वो बस उसी के बारे में सोच रहा था कि आखिर हिकारू ऐसा कैसे कर सकता है। वो अपनी माँ और पापा की फोटो देखकर बार बार उनसे माफी मांगने लगा था। वर्तमान समय में मूवी शुरू हो चुकी थी, लेकिन हिकारू मूवी देखते हुए भी झिझक रहा था क्योंकि योशिकी एकदम चुप बैठा था। हिकारू उससे पूछता है कि क्या वो पिछली रात को लेकर उससे नाराज हैं। तब योशिकी कहता है, मैंने पहले भी कहा था कि मैं नाराज नहीं हूं और हम यहाँ मूवी देखने आए हैं, तो हमें मूवी एंजॉय करनी चाहिए, ना कि फालतू की बातें। ये मूवी हिकारू की फेवरेट मूवी थी, इसलिए योशिकी उसे यही मूवी दिखाने लाया था। स्कूल में अब उनकी क्लास की बारी आती है और वो लोग भी गाने में झंडे गाड़ देते हैं। उनका गाना काफी अच्छा होता है। बस अच्छा ये हुआ कि यूता ने गाने के बीच में अपना रैप या डांस शुरू नहीं किया, वरना पूरे गाने की ऐसी की तैसी हो जाती।
इधर योशिकी हिकारू के लिए आइसक्रीम खरीद कर लाता है और दोनों साथ बैठकर आइसक्रीम खाते हैं। फिर दोनों मॉल में जाते हैं जहां ढेर सारा सामान खरीदते हैं। हिकारू बहुत खुश था और योशिकी भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान में भी एक अजीब सा सन्नाटा था। योशिकी अपनी माँ को कॉल करता है और उनसे पूछता है कि वो कैसी हैं और उसके पापा कैसे हैं। योशिकी जैसा बर्ताव कर रहा था उससे साफ लग रहा था कि वो कुछ गड़बड़ करने वाला है, क्योंकि नॉर्मली वो ऐसा नहीं करता। फिर वो अपने पापा को कॉल करता है और उनसे भी वही सवाल करता है कि आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। आखिर में वो अपने पापा से कहता है कि आप अपना ध्यान रखना। ये कहकर योशिकी कॉल काट देता है। स्कूल में पूरी क्लास गाने के बाद बहुत खुश होती है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। सबको लग रहा था कि अब वही लोग जीतेंगे। ओसाको देखती है कि हिकारू और योशिकी अब तक स्कूल नहीं आए थे, यानी साफ था कि वो दोनों आज नहीं आने वाले। तो वो डिसाइड करती है कि उन्हें अपनी सिंगिंग कंपटीशन की वीडियो भेज देंगे। हिकारू और योशिकी पूरा दिन घूमने के बाद अब घर लौट रहे थे। तभी हिकारू कहता है कि वो योशिकी के साथ समुद्र पर जाना चाहता है। वो इन पहाड़ों को देखकर बोर हो गया था। वो समुद्र जाकर तैरना चाहता था और योशिकी के साथ रेस भी लगाना चाहता था। वो यहाँ तक कहता है कि वो शार्क भी पकड़ेगा। इस पर योशिकी कहता है शार्क को पकड़ना इतना भी आसान नहीं होता। तो हिकारू मजाक में कहता है तो मैं तुम्हें चारे की तरह इस्तेमाल करूंगा, तुम्हें शार्क के सामने फेंक दूंगा और जब शार्क आएगी तो मैं उसे पकड़ लूंगा। हिकारू को खुश देखकर योशिकी भी मुस्कुराता है और फिर दोनों योशिकी के घर आ जाते हैं। जब दोनों योशिकी के घर पहुंचते हैं तो हिकारू देखता है कि पूरा घर खाली पड़ा है। घर में कोई भी नहीं था, ना ही योशिकी के माँ और पापा, ना ही उसकी बहन। लेकिन हिकारू इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता और सीधे योशिकी के कमरे में चला जाता है। बेड पर लेटा हिकारू उल्टी सीधी हरकतें करने लगा था और योशिकी बेड के नीचे बैठा हुआ था। तभी योशिकी के फोन पर वही सिंगिंग कंपटीशन की वीडियो आती है जो ओसाको ने भेजी थी। दोनों बैठकर उस वीडियो को देखने लगते हैं। वीडियो देखकर हिकारू कहता है इन लोगों ने तो कमाल ही कर दिया, काश हम दोनों भी वहां होते, पर उससे ज्यादा मजा तो मुझे आज तुम्हारे साथ घूमने में आया। हिकारू अपनी बकबक करने में लगा हुआ था और योशिकी चुपचाप बस उसे देख रहा था। तभी अचानक योशिकी को न जाने क्या होता है और वो अपना बैग खोलने लगता है। बैग से वो एक चीज निकालता है और उसे उठा के हिकारू की तरफ बढ़ने लगता है। योशिकी के हाथ में एक चाकू था। इससे पहले कि हिकारू कुछ समझ पाता या योशिकी को देख पाता, तभी योशिकी वो चाकू हिकारू के सीने में घोंप देता है। हिकारू को समझ ही नहीं आता कि योशिकी ने क्या किया। चाकू मारने के बाद भी हिकारू को कुछ नहीं होता, हालांकि हिकारू की शर्ट और योशिकी का हाथ खून से सन चुके थे। योशिकी चिल्लाते हुए कहता है मुझे पता था तुम इससे नहीं मरोगे, ये मैंने क्या कर दिया। मैंने तुम्हें मारा पर तुम मरे नहीं, तो अब तुम एक काम करो, उसी चाकू से मुझे मार दो। हिकारू निराश होकर कहता है तो तुमने आज का पूरा दिन मेरे साथ सिर्फ इसलिए बिताया क्योंकि तुम मुझे मारने वाले थे। योशिकी कहता है मैं चाहता था कि तुम्हारा आखिरी दिन तुम्हारे लिए अच्छा हो, ताकि कम से कम आज के दिन तुम खुश रहो। हिकारू चुपचाप बेड पर बैठा हुआ था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि योशिकी ऐसा भी कर सकता है। योशिकी चिल्ला रहा था हिकारू चाकू उठाओ और मुझे मार दो। लेकिन हिकारू किसी भी हालत में योशिकी को मारना नहीं चाहता था। वो तो योशिकी को खुद से भी ज्यादा चाहता था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे कि उसका सबसे अच्छा दोस्त ही उसे मरवाना चाहता था। हिकारू योशिकी के पास आता है और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। बटन खोलने के बाद वो योशिकी से कहता है मैं जानता हूँ कि मैं इंसान नहीं हूँ और ना ही कभी बन सकता हूँ। मैं कभी भी लाइफ और डेथ को नहीं समझ पाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए लाइफ और डेथ दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन इंसानों के लिए डेथ बहुत बड़ी चीज़ है। हिकारू अपनी छाती के अंदर हाथ डालता है और अपने अंदर से कोई चीज़ बाहर निकालने की कोशिश करता है। ऐसा करते वक्त हिकारू को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो उस चीज़ को चीर कर अपने अंदर से बाहर निकाल देता है। उस चीज़ को देखकर हिकारू कहता है इस चीज़ के बिना मेरी ताकतें कम हो जाएंगी और मैं कभी भी किसी की जान नहीं ले पाऊंगा। योशिकी को समझ नहीं आ रहा था कि हिकारू ये सब क्यों कर रहा है। हिकारू कहता है मैं जानता हूँ कि मैं इंसान नहीं हूँ और ना ही मैं इतना अच्छा हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ आया था तब मेरे अंदर फीलिंग्स भी नहीं थी। मैं एक दानव था। अगर पहले मेरे बारे में किसी को पता चलता तो मैं उसे बिना सोचे समझे मार भी देता, यहाँ तक कि तुम्हें भी। लेकिन जब तुम्हें मेरी सच्चाई पता चली और तुमने मेरा साथ दिया, तभी से मेरे अंदर दूसरों के लिए फीलिंग्स जागने लगी। अब योशिकी को समझ आने लगा था कि हिकारू गलत नहीं है, क्योंकि जहाँ से वो आया है वहाँ लाइफ और डेथ का कोई मतलब नहीं है। वहाँ दोनों चीज़ें एक जैसी हैं। इसलिए हिकारू भी ऐसा है, लेकिन इस दुनिया के हिसाब से वो खुद को बदल रहा है। इतना सब सोचने के बाद योशिकी हिकारू को माफ कर देता है और दोनों की फिर से दोस्ती हो जाती है। लेकिन योशिकी उस चीज को अपने पास रख लेता है जो हिकारू ने अपने अंदर से निकाली थी। योशिकी ऐसा इसलिए करता है ताकि हिकारू गलती से भी किसी की जान ना ले पाए।
आखिर में योशिकी कहता है, अब बहुत हो चुका, अब हम ये पता लगाएंगे कि तुम्हारे साथ उस रात क्या हुआ था और तुम क्या चीज हो, आखिर आए कहाँ से हो। जैसे योशिकी ये कहता है, पूरे कमरे की लाइट्स बदलने लगती हैं, पूरा कमरा लाल हो चुका था और हिकारू के अंदर से वही चीज फिर से बाहर निकलने लगती है और वो चीज योशिकी को अपने चपेट में ले लेती है। इसके बाद योशिकी इंटरनेट पर सर्च कर रहा होता है कि एक वाइट शर्ट से खून के दाग कैसे हटाए जाएं, और फिर वो हिकारू की शर्ट धोने लगता है। हिकारू भी वहीं बैठा होता है और कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी मर्डर का एविडेंस मिटा रहे हों, जो कि एक तरीके से सच भी है। योशिकी कहता है, हमें ये सब साफ करना होगा इससे पहले कि मॉम घर पर आ जाए। फिर वो हिकारू से पूछता है, तेरा घाव अब कैसा है? जिस पर हिकारू कहता है, मैंने उसे ठीक कर लिया। योशिकी हैरान होकर पूछता है, ठीक कर लिया? हिकारू जवाब देता है, वैसे तो मैं छोटी मोटी चोटों को तुरंत ठीक कर सकता हूं और मुझे दर्द महसूस नहीं होता। इस पर योशिकी कहता है, अच्छा तो फिर मेरी तुम्हें मारने की जो कोशिश थी वो तो वैसे ही फेल होनी थी। इसके बाद योशिकी हिकारू को वो नोट दिखाता है जो उसे हिकारू के कमरे से मिला था और जिसे असली हिकारू ने लिखा था। इसे देखकर हिकारू कहता है, नोनुकी सामा, यही नाम तो मात्सुरा भी कह रही थी। योशिकी उससे पूछता है, तुम्हें इसके बारे में कुछ याद है? हिकारू कहता है, इन सब के बारे में मेरी यादें धुंधली हैं, मुझे ये चीजें याद नहीं हैं। और फिर वो योशिकी से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है ये नोनुकी सामा मैं ही हूं? योशिकी जवाब देता है, पता नहीं, और हिकारू के उस पार्ट की तरफ देखता है जो उसे दिया गया था। फिर इसके बाद दोनों हिकारू के कमरे में जाते हैं और क्लूज ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी हिकारू के दादाजी घर आ जाते हैं। दोनों वो नोट लेकर उनके पास जाते हैं और कहते हैं, क्या आप इसे एक बार देख सकते हैं? दादाजी नोट को लेकर पढ़ते हैं जिस पर लिखा होता है हीची। फिर वो कहते हैं, इससे याद आया, हिकारू हीची कहाँ है? हिकारू कहता है, कौन है? दादाजी जवाब देते हैं, हीची सान को वापस पहाड़ पर पहुंचाना होगा। हिकारू पूछता है, दादाजी ये हीची सान कौन है? वो कहते हैं, कोई जिसने बहुत कुछ सहा है। काश उन लोगों ने नुनुकी सामा को वो सब करने के लिए ना कहा होता। ये गांव बहुत पहले से एक श्रापित गांव है। और ये कहते हुए दादाजी अचानक चुप हो जाते हैं। हिकारू कहता है, दादाजी? लेकिन देखते हैं कि दादाजी तो बोलते बोलते सो गए हैं। अगले दिन स्कूल में जब योशिकी आता है तो उसे ओसाको मिलती है। वो थोड़ी परेशान लग रही थी और पूछती है, तुम ठीक हो? योशिकी कहता है, हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर तुम ठीक हो? ओसाको कहती है, पिछली रात जो कुछ भी हुआ था तब से मैं अपने राइट ईयर से ठीक से सुन नहीं पा रही, यहाँ तक कि डॉक्टर भी समझ नहीं पा रही कि ऐसा क्यों है। ये सुनकर योशिकी हैरान हो जाता है और कहता है, सॉरी। वो कहती है, सॉरी तुम क्यों कह रहे हो, इसमें किसी की गलती नहीं है। लेकिन फिर वो पास आकर कहती है, सुनो, हिकारू उस रात थोड़ा अजीब एक्ट कर रहा था। वो हिकारू जैसा लग ही नहीं रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि उस पर किसी बुरी शक्ति ने कब्जा कर लिया है? योशिकी कहता है, चलो मान लिया अगर ऐसा है भी, तो क्या तुम हिकारू से नफरत करोगी? वो कहती है, पता नहीं। योशिकी कहता है, बस उससे नफरत मत करना, ठीक है? ओसाको कहती है, मतलब ये सच है? योशिकी कहता है, नहीं मैं तो बस मजाक कर रहा था। ओसाको के जाने के बाद हिकारू वहां आता है और योशिकी उसे ओसाको के राइट ईयर से सुनाई ना देने वाली बात बताता है, जिस पर हिकारू बोलता है, शायद ये मेरी ही गलती है, लेकिन ओसाको का दिमाग बहुत स्ट्रांग है, इसलिए उसे तोड़ने के बजाय मैंने उसके कान के साथ गड़बड़ कर दी। योशिकी कहता है, जो भी हो ये तुम्हारी गलती है। हिकारू कहता है, अच्छा हुआ, ओसाको लकी है, सिर्फ उसके कान के साथ ही गड़बड़ हुई। क्लासरूम में बैठा योशिकी दादाजी की बातों के बारे में सोच रहा होता है और सोचता है कि शायद इससे उसे हिकारू का सच पता चल सकेगा। वो इंटरनेट पर सर्च करता है डिस्टर्बिंग प्लेसेस नेम्स, जिसमें कुबिताची विलेज का भी नाम आता है। वो सोचता है कि शायद लाइब्रेरी में उनके गांव के पुराने मैप्स मिल सकते हैं। तभी उसकी आंखों पर एक रिफ्लेक्शन पड़ता है। वो खिड़की से बाहर देखता है, वहां एक इंसान हाथ में चाकू लिए उसकी तरफ घूर रहा था। योशिकी डरकर खुद से कहता है, भूत, मुझे उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए, मत देख मत देख मत देख। तभी क्लास के बाकी बच्चे भी बाहर देखने लगते हैं। हिकारू भी योशिकी के पास आता है और कहता है, वो सिर्फ एक पागल इंसान है। फिर कुछ लोग उस इंसान को घेर लेते हैं और कहते हैं, चाकू नीचे रखो। लेकिन वो अचानक अपना हाथ उठाता है और खुद को ही मार लेता है। इसके बाद सभी यही बात कर रहे होते हैं कि उसने अपना गला काट लिया। ओसाको भी कह रही होती है, उस इंसान के अंदर जरूर कुछ था, कुछ बहुत डरावना, जैसे उस पर कब्जा हो। फिर वो हिकारू से पूछती है, तुम ठीक हो हिकारू? तुम्हारे अंदर भी कुछ तो है। हिकारू हंसते हुए कहता है, मैं ठीक हूं,
शायद मैं इन बुरी शक्तियों से इम्यून हूँ। लेकिन फिर वो बताती है कि वो उन सब के लिए बहुत टेंशन में है और उसने कुछ टाइम से बहुत सी अजीब चीज़ें नोटिस की हैं, लेकिन वो उन सब के बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। और फिर हिकारू योशिकी के पास जाकर आराम से कहता है, अब हमें कुछ तो करना ही होगा। तभी उसे कुछ महसूस होता है। योशिकी पूछता है, क्या हुआ? हिकारू को याद आता है कि जब सभी लोग विंडो से बाहर देख रहे थे तब उसे किसी ने धक्का दिया और उसका हाथ टेबल से टकरा गया था। हैरानी की बात यह है कि अब उसे दर्द महसूस हो रहा है। अब ये दोनों लाइब्रेरी में आते हैं और अपने और आसपास के विलेज के पुराने मैप्स देख रहे थे। लाइब्रेरियन उनकी तरफ देखने लगती है। वो लोग नोटिस करते हैं कि हर एक विलेज एक बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और सब मिलकर एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। हिकारू कहता है, ये सब बहुत क्रीपी है, और लाइब्रेरियन अभी भी उन्हें देख रही थी। फिर योशिकी कुबिताची विलेज की हिस्ट्री बताता है कि ये गांव 5 हिस्सों में बंट गया था, लेकिन कुछ शताब्दियों पहले एक बहुत बड़े फैमिन में बहुत से विलेज नष्ट हो गए। हिकारू कहता है, ये तो बहुत पुरानी बात है। तभी लाइब्रेरियन उनके पास आती है और कहती है, आराम से बात करो, और मैप्स को देखते हुए पूछती है, क्या तुम अपने स्कूल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो? योशिकी कह देता है, हाँ, हम दोनों अपने गांव के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं। ये सुनकर वो कहती है, अच्छा, मैं भी कुबिताची विलेज से ही हूँ। जब से मेरी माँ गुजर गई हैं तब से मैं वहां नहीं गई। ये सुनकर हिकारू नोटिस करता है कि उसके बैच पर मात्सुरा लिखा है। वो पूछता है, क्या आप मिस मात्सुरा की बेटी हैं? वो कहती है, हाँ। और तभी हिकारू पूछता है, क्या आप नोनुकी सामा के बारे में कुछ जानती हैं? इसके बाद वो लोग उसके ऑफिस में बैठकर बात करते हैं। वो कहती है, मेरी माँ अक्सर नोनुकी सामा के बारे में बात करती रहती थी। जब मैं बहुत छोटी थी तब उन्होंने उस पहाड़ पर कुछ बहुत डरावना देखा था। उन्होंने मुझे वहां जाने से मना किया था। इस पर हिकारू कहता है, मतलब नोनुकी सामा एक मॉन्स्टर है जो उस माउंटेन पर रहता है? लेकिन वो कहती है, नहीं, वो एक गॉड है जो चढ़ावे के बदले आशीर्वाद दिया करते थे। योशिकी कहता है, दिया करते थे मतलब अब नहीं देते? वो कहती है, बिल्कुल सही, नोनुकी सामा को बहुत पहले से पूजा जाता है, लेकिन बड़े फैमिन के बाद जब बहुत से विलेज नष्ट हुए तो लोग उन्हें कर्स्ड गॉड कहने लगे। इसी वजह से मुझे माउंटेन पर जाना मना था। हिकारू पूछता है, क्या मिस मात्सुरा माउंटेन पर नोनुकी सामा को देखकर पागल हो गई थीं? वो कहती है, शायद जब से मेरी छोटी बहन उस माउंटेन पर खो गई थी। फिर वो बताती है, तुम्हें मिस्टर ताकेदा से बात करनी चाहिए। हम सब साथ बड़े हुए हैं, लेकिन असली जानकारी के लिए तुम्हें मिस्टर ताकेदा के पिता से बात करनी होगी। उन्हें जरूर कुछ पता होगा। धन्यवाद कहकर हिकारू और योशिकी वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में हिकारू पूछता है, क्या मैं वही कर्स्ड गॉड हूं? क्या मैंने उन लोगों को मारा है? योशिकी पूछता है, तुम्हें मौत का मतलब समझ में आता है? हिकारू मानता है, नहीं। इस पर योशिकी वादा करता है कि अगर तुम दोबारा ऐसा करते भी हो या किसी की जान लेने की कोशिश करते हो तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। और ये बात और साफ हो जाती है कि हिकारू वहां नहीं रह सकता। इधर ताकेदा के घर पर तनाका आता है। वो उसे कुछ देकर कहता है कि इसे अपने पिता को देना और कहना कि ये गुड लक चार्म है। हिकारू के नोट्स योशिकी के पास ही रह गए थे तो वो उन्हें लौटाने जा रहा होता है। तभी तनाका भी वहां से गुजरता है। योशिकी सोचता है, ये यहाँ नया लगता है। तनाका का हैमस्टर योशिकी को देखकर आवाज करने लगता है। तनाका रुककर पूछता है, अरे तुम यहीं रहते हो? योशिकी कहता है, हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। तनाका कहता है, अच्छा, तो मुझसे कुछ पूछना है इस गांव के बारे में। माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है, लेकिन तभी तनाका पूछता है, इस गांव से यादगार के लिए मुझे क्या खरीदना चाहिए? योशिकी कहता है, आप शीता के मशरूम ले सकते हैं। तनाका कहता है, मुझे उसका टेस्ट पसंद नहीं है। वैसे मैं यहाँ गांव के बारे में जानने आया हूँ। मैं मिस्टर मिकासा के घर में रह रहा हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? योशिकी अपना नाम बताता है। तनाका कहता है, थैंक यू, मैं मशरूम जरूर ट्राई करूंगा। फिर योशिकी और हैमस्टर एक दूसरे को घूरने लगते हैं और खेलने लगते हैं। तनाका बताता है, ये मेरा पार्टनर है, 12 साल से मेरे साथ है। योशिकी हैरान होता है, लेकिन एक हैमस्टर की लाइफ तो 2 से 3 साल की ही होती है। तनाका कहता है, ये थोड़ा स्पेशल है, ये एक मॉन्स्टर है। योशिकी कहता है, जो भी है, इसके साथ खेलने देने के लिए शुक्रिया। तभी तनाका की नजर योशिकी के हाथ के निशान पर पड़ती है, क्योंकि योशिकी के हाथ और तनाका के गले पर एक जैसे निशान थे। तनाका कहता है, तुम मुझे अपनी याद दिला रहे हो, और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तनाका सोचता है, इस बच्चे में कुछ तो है, ये किसी के साथ मिक्स्ड है।
इसका मुझसे कोई गहरा नाता है, ये किसी बुरी शक्ति के कांटेक्ट में आ चुका है। तभी उसकी कंपनी से कॉल आती है। वो कहते हैं हमें हर वक्त अपडेट देते रहना है। तनाका जवाब देता है इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी तक कुछ पता नहीं चला। अगले दिन हिकारू और योशिकी एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। हिकारू कहता है, मिस्टर ताकेदा के पास जाने की बजाय हम यहाँ क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? योशिकी कहता है, पहले सोचना होगा कि उनसे जाकर क्या कहना है। तभी हिकारू पूछता है, क्या तुमने मेरा वो टुकड़ा सुरक्षित रखा है? योशिकी बताता है कि वो उसके जेब में ही है। हिकारू कहता है, अगर वो टूट गया तो मेरी मौत हो सकती है, इसलिए उसे संभाल कर रखना। योशिकी ये सुनकर हैरान रह जाता है। तभी योशिकी नोटिस करता है कि आसपास अचानक बहुत शांति हो गई है। उसे घंटी की आवाज सुनाई देती है और सामने एक फिगर दिखता है। फिर उसे टेबल के नीचे कुछ महसूस होता है। नीचे झांक कर देखता है तो उस फिगर का चेहरा बाहर आता है। योशिकी डर कर चिल्लाता है, लेकिन हिकारू उसका हाथ पकड़कर कहता है, हिलो मत। वहां का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। वो फिगर पास आता है, लेकिन अब हिकारू पहले की तरह उस भूत को खत्म नहीं कर पाता। उल्टा वो भूत ही उसे चोट पहुंचा देता है। योशिकी हिकारू को लेकर भागता है, लेकिन बाहर नहीं जा पाता। हिकारू वहीं गिर जाता है। योशिकी उस मॉन्स्टर को देखता है। वो धीरे धीरे पास आता है और उस पर अटैक करता है। योशिकी अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब आंखें खोलता है तो सामने वही औरत खड़ी होती है जिसने उस मॉन्स्टर को मारकर भगा दिया था।